नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। चीन में राहत पैकेज की उम्मीद से कच्चे तेल में निचले स्तर से रिकवरी लौटी है। हालांकि कारोबार बेहद छोटे दायरे में हो रहा है कामकाज। इंडियन मार्केट में इनफैक्ट कामकाज की शुरुआत होती हुई सोना आपकी स्क्रीन पर एकदम सपाट 14 रुपए के आसपास की बढ़त है। चांदी में हम देख रहे हैं 1/3% की बढ़त, 118 रुपए का उछाल है। कच्चे तेल में आधे % के आसपास का उबाल आता हुआ 15 रुपए ऊपर इस समय खुलता हुआ 3746 के लेवल्स पे। नेचुरल गैस में 1/4 से 1/3% की बढ़त है, 50 पैसे ऊपर एक कमोडिटी खुल रही है, 174 के लेवल्स हैं। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर कॉपर 1/3% की बढ़त के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। निकल में हम देख रहे हैं 1 रुपए के आसपास मामूली सही लेकिन पॉजिटिव साइड में मूव। एल्यूमिनियम 20 पैसे ऊपर खुलता हुआ 110 रुपए 95 पैसे। लेड में हम देख रहे हैं 122 रुपए 65 पैसे के ओपनिंग, यानी कि 15 पैसे के आसपास की यहां पर भी मजबूती है। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर सोया ऑयल में दबा, क्रूड पाम ऑयल आधे % की कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ। चने में हम देख रहे हैं आधे % के आसपास का उछाल है। कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग का एक क्विक चेक था। व्हीट आपकी स्क्रीन पर 2 रुपए के आसपास के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। कमोडिटी मार्केट्स में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इक्विटी मार्केट की तरफ लौटते हैं। और रडार पे इस समय है हमारे वोकहार्ड्ट, एक ऐसी कंपनी जो बेहद वोलेटाइल इस समय कामकाज करती हुई लगातार आपको पिछले कुछ दिनों से नजर आएगी। 2000 रुपए के आसपास के हाई से अप्रैल 2015 में, वहां से अभी ऑलमोस्ट 35% नीचे 1315 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर हबील खुराकीवाला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुराकीवाला साहब, सीबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे इश्यूज हैं जो कंपनी वोकहार्ड्ट इस समय फेस कर रही है, उसमें सबसे प्रोमिनेंट, सबसे पहले जहन में जो आता है वो जो यूएस एफडीए के इश्यूज हैं। 2 प्लांट्स आपके वालुज और चिकलथाना के इंपोर्ट अलर्ट पे हैं। जो लास्ट न्यूज में पढ़ रहा था, जो हमें खबरें आई थी कि यूएस एफडीए ने वालुज फैसिलिटी का इंस्पेक्शन पूरा कर दिया है, यानी कि आपकी अब वालुज और चिकलथाना प्लांट यूएस एफडीए ने री इंस्पेक्ट कर लिए हैं। क्या कोई, पर वहां से हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं आई थी, इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या कोई क्लैरिटी आई है? यूएस एफडीए से कोई बातचीत हुई है? कैसा उनका स्टांस लग रहा है? या फिर ये जो री इंस्पेक्शन हुए, कब तक हम इसकी क्लैरिटी आने की एक्सपेक्टेशंस रखें? कब तक कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस होगा? ये जो वालुज और चिकलथाना फैसिलिटी यूएसएफडीए ने इंस्पेक्ट की है, मैं समझता हूं कि उसका हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और कब यूएसएफडीए ये क्लियर करेगा वो तो हम बता नहीं सकते, मगर ये हमारी ये होप है कि ये ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर वी शुड बी एबल टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। आमतौर पे जब री इंस्पेक्शन होता है तो कोई टाइमलाइन होती है, क्योंकि आप लोग तो फार्मा वाले लोग हैं। इंस्पेक्शन होने के बाद यूएसएफडीए का रिस्पांस आने में आमतौर पे कितने दिन लगते हैं? आप जब, क्योंकि इससे पहले भी मैं सुन रहा था आपके स्टेटमेंट्स, आप कॉन्फिडेंट हैं कि FY16 में जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेजोल्यूशन कर लिया जाएगा, दिक्कतें सुलझा ली जाएंगी, चिकलथाना वालुज की दोनों दिक्कतें इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियरली आई कांट हियर यू। खुराकीवाला साहब, आपको अब मेरी साफ आवाज आ रही है? आपने कहा कि इंस्पेक्शन का जो री इंस्पेक्शन हुए थे उसके बाद जवाब नहीं आया है। आमतौर पे जब एक फैसिलिटी री इंस्पेक्ट होती है, कितना समय लगता है यूएसएफडीए को रिस्पॉन्ड करने के लिए? और आप क्या कॉन्फिडेंट हैं FY16 में इश्यूज पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएंगे? हम तो ये होप करते हैं, कॉन्फिडेंस तो हम नहीं बता सकते हैं, जो यूएसएफडीए पे डिपेंड करता है। मगर जो इंस्पेक्शन वालुज में रिसेंटली हुआ, उसमें देयर आर ओनली 4 माइनर आइटम्स 483, और हम उसका अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं 3-4 दिन के बाद, और हम ऐसी इच्छा करते हैं कि ये सब इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज हमारे मुताबिक और सब फैसिलिटी कंप्लायंस स्टेट में है। हमने मेजर चेंजेस करवाए फैसिलिटीज़ में लास्ट 2 साल में। पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज कर लिया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके। अब जीएमपी बराबर कर ली है, और नया ट्रेनिंग और टैलेंट सबको ला के रखा है। तो ये दोनों इंस्पेक्शन में कोई जीएमपी और इशू नहीं थे, और डेटा इंटीग्रिटी इशू भी नहीं थे। तो दूसरा सब इश्यूज था, उसमें तो हमने एक रिकॉल कर लिया है सब प्रोडक्ट जो अमेरिका में थी, पूरी सब प्रोडक्ट हमने वापस कर लिए अप्रैल में अनाउंस करके। और अभी कोई, मैं ये समझता हूँ कि जो इशू, मेजर इश्यूज यूएसएफडीए के थे, हमने वो एड्रेस किए हैं और होपफुली रिजॉल्व भी हो गए हैं। ओके, खुराकीवाला साहब, आपने रिकॉल की बात करी, उसमें मैं आगे टच अपॉन करूंगा। ये जो आपने रेमेडियल एफर्ट्स की बात करी, इसमें कुल मिलाकर कितना खर्च, कितने एक्सपेंसेस हो गए सर?
वो हम स्पेसिफिक तो नहीं बता सकते, वो तो ऑन गोइंग एक्सपेंसेस है। ओके। तो हमारा जो अकाउंट्स आता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसमें वो सब इंक्लूड हो चुके हैं। अच्छा, बीच में खबरें आ रही थी कि कोई क्लिनिकल रिसर्च फैसिलिटी है, वो भी शायद यूएसएफडीए ने वोकाट की इंस्पेक्ट करी थी। एक तो क्या वाकई ऐसा हुआ था और वहां से क्या आउटकम आया है सर? नो, ये बात गलत है। जो क्लिनिकल ट्रायल हमारा जो हो रहा है और ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम में, एंटी इन्फेक्टिव में, वो बराबर चल रहा है। इनफैक्ट हमारे एंटी इन्फेक्टिव के 3 दवाइयाँ उसको स्पेशल स्टेटस दिया है, ब्रेक थ्रू रिसर्च का स्टेटस। उसमें क्लिनिकल ट्रायल जल्दी हो सकती है, उसमें क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट का अप्रूवल जल्दी हो सकता है और उसको एक्स्ट्रा पेटेंट मिल सकता है उसके लिए। तो दुनिया में अभी तक 12 ड्रग को ये स्टेटस मिला है ब्रेक थ्रू ड्रग का, उसमें 3 हमारा ड्रग है और वोकाट को ओनली कंपनी और द फर्स्ट कंपनी है उसको 3 ड्रग का वो ब्रेक थ्रू डिस्कवरी का स्टेटस दिया है। अच्छा, अब यूएसएफडीए से अब मैं यूके एमएचआरए और ईयू रेगुलेटर्स की तरफ मूव करता हूं सर। क्या वो जो चिकलथाना यूनिट था वहां से यूके और ईयू को आपने सप्लाईज रिज्यूम कर दिए हैं? क्या अपडेट्स हैं वहां पर? हाँ, हमने यूके के लिए और जो फैसिलिटी थी, चिकलथाना है, दमन की थी और शिंड्रा की है, वो वहां से सब हम सप्लाई कर रहे हैं यूके को। तो हमारी 4 और 5 फैसिलिटीज है इंडिया में। अच्छा, वो सब सप्लाई कर रही है। ओके। तो फिर ये यूके एमएचआरए और ईयू रेगुलेटर्स का स्टांस वॉल्यूज को लेकर क्या है सर? नहीं, वो स्टार्ट तो दोनों साथ में ही इंस्पेक्ट कर रहे थे अभी तक, यूके और यूएसएफडीए। सो फैसिलिटी देख के यूके अथॉरिटीज ने अभी ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो ड्रग हम सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अप्रूवल आ गया है मतलब? अच्छा, हाँ जी। अच्छा, यूएसएफडीए ने क्या आपकी जो नई फैसिलिटी जिसका आपने बात करी, शेंद्रा जो औरंगाबाद में आई है, क्या यूएसएफडीए ने उसको इंस्पेक्ट कर लिया है? क्या उसके लिए अप्रूवल आ चुके हैं? क्या अपडेट्स हैं वहां पर सर शेंद्रा को लेकर? शेंद्रा की फैसिलिटी अभी तक यूएसएफडीए इंस्पेक्शन नहीं किया है। ओके। और हम ऐसा इच्छा रखते हैं कि जल्दी से वो शायद इंस्पेक्ट हो जाए। अच्छा, क्या प्लानिंग क्या है, क्या आपकी योजना है? शेंद्रा का अगर अप्रूवल आता है तो कंपनी क्या प्लान कर रही है, कंसिडर कर रही है जो दिक्कतें हैं यूएसएफडीए यूएस बेस्ड प्रोडक्ट्स की, उसे शेंद्रा फैसिलिटी की तरफ मूव कर लेंगे अगर ये अप्रूवल आ जाता है? नहीं, हमने नई प्रोडक्ट शेंद्रा से फाइल की है और सब ऑफ द पुरानी प्रोडक्ट भी फाइल की है। तो इंस्पेक्शन होगा और अप्रूवल जब आएगा तो हम वो सब प्रोडक्ट सप्लाई कर सकेंगे यूएसएफडीए को। अच्छा, यूएस बिजनेस तो ऑब्वियसली क्योंकि इंपोर्ट अलर्ट थे तो कारोबार कमजोर हुआ था। Q4 में यूएस कारोबार 21% गिरा, पूरा वित्त वर्ष FY15 में 49% का स्लाइड आया यूएस कारोबार में। कब तक मैं एक्सपेक्ट करें कि यूएस से हालात इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे? और साथ साथ अगर इसी के साथ मैं एक और सवाल जोड़ लूं सर, कितने यूएस में आपने ANDAs फाइल कर रखे हैं इस समय? अभी तक हम यूएस में 60 से ज्यादा ANDA फाइल कर रहे हैं और लास्ट ईयर भी हमने 14 ANDA फाइल करी थी। अब यूएसए में हमारा सेल, हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पुरानी प्रोडक्ट को, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15-20% अब यूएस का सेल ज्यादा होगा ये साल से, लास्ट साल से ये साल में ज्यादा होगा इतना। अच्छा, आपने जो ड्रग रिकॉल की बात करी थी, 200 बॉटल्स हमारे पास खबरें आई थी कि वो रिकॉल हुई हैं। दवाओं के नाम लेना तो फिर हमेशा दिक्कत ही रहता है। कैप्टोप्रिल और क्लैरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स थी जो आपने रिकॉल कराई हैं। क्या रीजन था रिकॉल का? क्या वो लेफ्ट ओवर ड्रग्स थी जिनको रिकॉल करना पड़ा था? क्योंकि 2013 में ये इंपोर्ट अलर्ट जारी हुआ था, अब तक क्या वो रिकॉल कंटिन्यू हो रहा है? वही नहीं, जब इंपोर्ट अलर्ट आया था तब रिकॉल का रिक्वायरमेंट नहीं था। तो हमने वॉलंटरली अबंडेंट प्रिकॉशन के लिए इन अप्रैल में अनाउंस किया था कि सब पुरानी प्रोडक्ट है हम रिकॉल कर रहे हैं। तो वो ये 2 प्रोडक्ट आप जो बताई वो लिस्ट में थी, तो वो ही आ रही है वापस। सो मीडिया न्यूज तो एवरी टाइम कोई बॉटल वापस आती है वो बताते हैं नया रिकॉल हुआ है। वो नया रिकॉल नहीं है, वो पुराना रिकॉल है, उसकी बॉटल वापस आ रही है।
ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हैं सर, जो इंपॉर्टेंट चिकलथाना और वालूज की फैसिलिटीज हैं, होपफुल हैं कि FY16 में वहां पे अप्रूवल्स आते हुए नजर आए, इंपोर्ट अलर्ट हटता हुआ नजर आए और फिर इस कारोबार के हालात इंप्रूव होंगे। इस बीच में जिस तरह वॉकहार्ट पे दिक्कतें आई थी तो बड़ा बस था, बड़े रूमर्स, स्ट्रीट में बड़ी अटकलें लगती रहती थी कि वॉकहार्ट में शायद एक स्टेक सेल होता हुआ नजर आएगा, शायद प्रमोटर्स एग्जिट कर सकते हैं या फिर प्रमोटर्स पार्शियल स्टेक सेल कर सकते हैं। क्या आपको किसी ने अप्रोच करा है? क्या खुराकी वाला साहब ऐसी कोई योजना आप बना रहे हैं? किसी के साथ बातचीत चल रही? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सामने आते थे सर उस समय। नहीं, ये क्वेश्चन हमने बहुत दफा मीडिया ने पूछा है लास्ट 1 साल में, एंड हमने हर दफा यही बताया है कि हमें कोई इच्छा नहीं है कि ये कंपनी को कोई पार्टनर लाए, इक्विटी पार्टनर लाए और बेचे। तो बिल्कुल ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और ये ज़्यादा स्पेकुलेशन है। मैनेजमेंट की कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है तो ये करने की, क्योंकि आपने हमारा बिजनेस देखा होगा, वो स्टेबल है। जो पास प्रॉब्लम है USFDA का हम रिजॉल्व कर रहे हैं, फिर भी अवर न्यू ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएम सिवास के लिए आज वक्त निकालने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए तमाम अपडेट्स में। तो ये थे वॉकहार्ट के चेयरमैन हबील खुराकीवाला। वालूज और चिकलथाना US इंपोर्ट अलर्ट पे है, दोनों फैसिलिटीज को रीइंस्पेक्ट कर लिया गया है। मैनेजमेंट होपफुल है कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY16 में शायद हरी झंडी मिलती हुई नजर आए। अगर वाकई ऐसा होता है तो कारोबार में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट, खासतौर पे US सेल जो गिरी है उसमें एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो अटकलें लगी थी कि शायद प्रमोटर्स एग्जिट कर सकते हैं, पार्शियल स्टेक सेल होगा, खुराकी वाला साहब क्लैरिफाई करते हुए ऐसी कोई योजना नहीं और किसी से बातचीत नहीं चल रही। स्टॉक आपके सामने 2-3% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, आगे एज प्रॉमिस्ड कमोडिटी मार्केट्स में आज की रणनीति बताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप कमोडिटी मार्केट्स में आज आप क्या रणनीति हो ये बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज के रविंद्र राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, हाय, गुड मॉर्निंग। सोने और चांदी क्या करना चाहिए सर? स्लाइड गेन्स जरूर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से डॉलर में वीकनेस आई है, लेकिन इस माइल्ड गेन्स को कैसे मैं ट्रीट करूं इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रहा है और इवेंचुअली क्या टारगेट से आप अप्रोच करेंगे? ट्रेडिंग के लिए आज से क्या रणनीति होगी? मॉर्निंग आशीष, मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी बेरिशनेस बना हुआ है। मेरे हिसाब से 1178, 1180 काफी क्रूशियल लेवल है इसमें, और अगर वहां तक आता है तो एक बार इसमें सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि नॉन फर्म पेरोल्स का डेटा जो लास्ट वीक आया है US से काफी एनकरेजिंग था। ये सिर्फ चाइनीज डेटा जो कल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग किया है उस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा एक अप मूव देखा है गोल्ड में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सस्टेन कर पाएगा और इवेंचुअली इसे नीचे आना है टुवर्ड्स 1165, 1160 लेवल्स। MCX में 26,900 तक आता है तो एक बार सेलिंग किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 27,000 और नीचे में 26,680 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड। ओके, तो 26,900 के लेवल्स के आसपास आए तो यहाँ पे बिकवाली या फिर सेल इनिशिएट करें। वाकई जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा फ्राइडे को आया था बेहद स्ट्रांग था और उसको देखकर अब डर लगने लगा है कि शायद सितंबर में इवेंचुअली एक दरों में हाइक्स US में देखने को मिलेंगी। कच्चा तेल सर, क्या नजरिया यहाँ पे बन रहा है आपका? क्या रणनीति होनी चाहिए? अब तो काफी हद तक खबरें तो हम पचा चुके हैं, तो यहाँ से किस तरह का मूव देखने को मिल सकता है? कच्चे तेल में मुझे लगता है कि जो लास्ट वीक में ओपेक मीटिंग जो ऑलमोस्ट इट वाज नॉन इवेंट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्शन अनचेंज्ड रखा गया है, लेकिन एक तो ओपेक मीट में कुछ मेजर कुछ आउटकम नहीं आया। सेकंड, ईरान से ये स्टेटमेंट्स की दे माइट गो फॉर डबल प्रोडक्शन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये थोड़ा सा प्राइसेस पे प्रेशराइज कर रहा है और अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और इसमें जो शेल ऑयल प्रोडक्शन है और इसमें घटने की चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 58 का एक अच्छा सपोर्ट है, 5680 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो निकलता है तो फिर इट माइट कम डाउन टिल 55। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये एक रेंज में ही ट्रेड करेगा, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ से एक 50 से 60 रुपए का डाउनफॉल मुझे दिख रहा है, तो अराउंड 3760 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3820 और नीचे में 3670 के टारगेट्स ले सकते हैं। वैसे भी जो EIA का डेटा है वो हाईलाइट कर रहा है कि लगातार तीसरा कॉन्जिक्यूटिव मंथ है जब मेरे ख्याल से अमेरिका में शेल साइट्स जो है उनका फोकास जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा, तो इंटरेस्टिंग है। और रुपया आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसमें नजर डाली। कल हमने देखा था एक सिग्निफिकेंट वीकनेस आई थी, 63.75 था मेरे ख्याल से, उससे लेकर कमजोरी आई थी 64.08 तक के लेवल्स तक गया था, वहां से अब एक मजबूती है। हालांकि अब तो शुरुआती मजबूती थोड़ी सी कम हुई है।
ऑलमोस्ट 9 पैसे के आसपास कल की क्लोजिंग से मजबूती के साथ रुपया इस समय कामकाज कर रहा है। रविंद्र, क्या करना चाहिए रुपए में? क्या लग रहा है सर आपको, फिर से वो 6420 के लेवल्स को रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा या फिर आपको लग रहा है अब ये मजबूती कंटिन्यू हो सकती है? जी, मुझे लगता है कि रुपये में एक रेंज बाउंड मूव रहेगा। ऊपर में 6410, 6415 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है और नीचे में अराउंड 6380, 6370 का सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये रेंज में ट्रेड करेगा और अगर ये दायरे से निकलता है, लाइक ऊपर में 641520 का बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अगर ये निकाल देता है तो फिर बहुत ही अच्छा खासा डिप्रिसिएशन का पॉसिबिलिटी है रुपये में, क्योंकि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इसमें। तो वो एक क्रूशियल लेवल रहेगा और नीचे में मुझे लगता है 6370, 80 तक तो एक बार इसमें फिर से बाइंग किया जा सकता है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह वाले वक्त निकालने के लिए। और जानकारों को एग्री कमोडिटीज में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। एंजल कमोडिटीज के मुताबिक एनसीडीएक्स पर चना जुलाई वायदा में 4740 रुपए पर बेचें, नीचे में भाव 4640 रुपए तक गिर सकता है और इस ट्रेड में आपको 4775 रुपए के लेवल्स पर अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी जौ है, इसके जुलाई वायदा में 1265 रुपए पर बेचने की सलाह है, नीचे में भाव 1235 रुपए तक गिर सकता है और इस ट्रेड में 1273 के लेवल्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट पे फोकस करेंगे, क्विकली मार्केट्स का चेक लेंगे और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स आज जुड़ेंगे जो आपकी तमाम क्वेरीज जो है आज की रिजॉल्व करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। प्रेशर कहना चाहिए कंटिन्यू होता हुआ लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन आज है। अगर हम बीते हफ्ते के मंडे से देखें तो 7th कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन जब इंडियन मार्केट्स वीकनेस के साथ कामकाज करते हुए, लेकिन स्क्रीन काफी बेहतर है। निफ्टी लाल निशान में कामकाज कर रहा है और इस समय ध्यान रखें सेंसेक्स हरे निशान की तरफ इंचअप करता हुआ, इनफैक्ट जो आप टिका रहे हैं हर निशान की तरफ देखने को मिलेंगे। तो शायद वो 6 दिनों की लूजिंग स्ट्रीक को फाइनली आज ब्रेक लगता हुआ नजर आया। ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड। ग्लोबल क्यू सपोर्टिव नहीं थे, ध्यान रखें। एमएससीआई की एक बड़ी बैठक आज शाम को होने वाली, जिसका आउटकम आएगा। अगर चाइना के क्लास ए शेयर्स को इंक्लूड कर लिया जाता है तो हमारा वेटेज स्क्वीज होगा, इंपैक्ट लंबा हो सकता है, 1 साल तक पैन आउट होगा, लेकिन सेंटिमेंटल डैम्पनर तो जरूर होगा। और सबके बावजूद हम लो लेवल से रिकवर करते हुए हम फ्लैट कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में लेकिन वीकनेस कंटिन्यू होती हुई, तो मिड कैप्स आधे % की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। स्मॉल कैप्स में 1/4% के आसपास का आपको दबाव देखने को मिलेगा। मार्केट बस इसलिए थोड़ी सी वीकिश साइड में कह लीजिए आप। 3 बढ़ने वालों के सामने 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस समय लाल निशान में कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जिस पॉकेट ने ऑफलेट दबाव बनाया था आज काफी तक वही पॉकेट सपोर्टिव हो रही है, वो है बैंक निफ्टी या फिर बैंक्स कह लीजिए। लगातार प्रेशर में था। जब भारतीय बाजार में ख्याल से अपने हाई से 10% करेक्ट हुए तो बैंक निफ्टी 15% करेक्ट होता हुआ नजर आया था। प्रेशर वहीं से सबसे ज्यादा आया था, वेटेज सबसे ज्यादा उसी पॉकेट का है। आज बैंक्स कुछ हद तक लो लेवल से रिकवरी दिखाते हुए, तो हालांकि बाइंग नहीं कहना चाहिए, लेकिन कल के क्लोजिंग लेवल से अच्छा कुछ इंचअप जरूर होता हो। तो 1/4-1/3% के आसपास की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी समय कामकाज कर रहा है और वो एक बड़ी पॉकेट है जो ड्राइव करती हुई। लेकिन कई सारे स्टॉक्स आपको याद होगा लगातार भारतीय बाजारों में कुछ ना कुछ प्रेशर बना हुआ। यूनिटेक, जेपी ग्रुप की तमाम कंपनीज, सन टीवी पे दबाव बना था, कल 25-26% गिर गया था। आज अचानक एकदम से भारत फौज में सेलिंग आई, 10-11% के आसपास का दबाव था। अब हालांकि लो लेवल से रिकवरी जरूर है, लेकिन अभी भी 7% के आसपास भारत फौज कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। फिर एकदम से टेक महिंद्रा में एक सेल ऑफ आया था, 4-5% के आसपास ये अचानक कमजोरी आ गई थी। लो लेवल से वो हल्की सी रिकवरी जरूर दिखा रहा है, अब वो 2.5% के आसपास का दबाव ये स्क्रीन पर आपको तमाम स्टॉक्स आते हुए, तो पैनिक या फिर इंस्टेंसेस ऑफ पैनिक कंटिन्यू करते हुए वो दिक्कत की बात। लेकिन चलिए हमारे साथ हमारे आज के दोनों गेस्ट जोड़े हैं, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और ईस्टर्न फाइनेंशियल्स के राजेश अग्रवाल। आप दोनों का ही स्वागत है। मानस, कैसे ट्रीट करूं 8000 की सैंक्टिटी को बचाने की कोशिश, क्या एक हल्का सा बाउंस के लिए प्ले अप करने का समय आया इस समय? मैं नहीं समझता कि यहाँ पर बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई छोटी मोटी रिकवरी आए तो वहां पर सेलिंग पोजीशन बनाना बेटर आइडिया है। और अगर ट्रेडिंग की बात करें तो 8110 अभी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखने लगा है इमीडिएट टर्म चार्ट पे। तो अगर छोटा सा बाउंस बैक आए और निफ्टी 8050 8060 की रेंज में आए तो बिल्कुल वहां पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। मेरा व्यू ये है कि जो लास्ट मंथ के लोज थे 7997 की निफ्टी वो ब्रेक करेगा और आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी 7900 या 7925 तक के स्तर टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो उछाल में बिकवाली ही करनी चाहिए। कोई भी बाउंस आए तो बिकवाली करके ही चले। मार्केट में डायरेक्शन अभी भी डाउन साइड पे कमजोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी।
पुराने लोज क्या 7900 तक शायद हम जाते हुए नजर आए, तो यहां से भी ऑलमोस्ट 125 पॉइंट के आसपास निफ्टी कमजोर होने की गुंजाइश रखता है। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले पुणे से महेंद्र भंडारी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। महेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग। यस सर। हाँ, मेरे पास 1400 स्टेट बैंक के शेयर है। ओके सर। हाँ, 1400 स्टेट बैंक के शेयर है। 296 मेरा एवरेज है। 292 to 96 296 का मेरा एवरेज। तो अभी क्या करना चाहिए? भंडारी जी ये बताइए, आपने जब लिया था तो ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या लंबी अवधि के लिए आपने पोर्टफोलियो में रखा है? लंबी अवधि के हिसाब से लिया मैंने। लंबी अवधि के लिहाज से। राजेश, स्टेट बैंक लिया हुआ है, 292 to 93 की एवरेज बाइंग है इनकी, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव है, क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए, हालांकि इनकी खरीद थोड़ी ऊंचे भाव की हो गई है और उसके बाद हमने लगातार बैंक निफ्टी में दबाव देखा, जिसके कारण से सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स, खास करके पीएसयू बैंकिंग साइड में एक अच्छा खासा कट देखने को मिला, जिसकी नतीजा ये रहा कि स्टेट बैंक भी इनके खरीद के दाम से बहुत पीछे आ गया है। बट इन लेवल्स में मुझे लगता है कि और नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम बनती है। अगर बाजार के दबाव के कारण से ही टूटता है तो 10-5 रुपए की गिरावट और आ सकती है। बट लंबी अवधि, चूंकि लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहें। अगर इनके फंड्स अलाउ करते हो तो इन्हें 250 रुपए के आसपास थोड़े बहुत और ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, आप कह रहे हैं यहां से ज्यादा से ज्यादा 4-5 रुपए का डाउनसाइड और नजर आता है, तो राजेश क्या अट्रैक्टिव लेवल से अगर मैं फ्रेश इन्वेस्टर हूं, नया इन्वेस्टर हूं एसबीआई में एंट्री करने के लिए भी? आशीष, ऐसा है कि बैंकिंग में स्टेट बैंक थोड़ी सी बेटर पोजीशन में है दूसरे पीएसयू बैंक्स के वनिस्पत, क्योंकि एक तो इनके ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरे जो एनपीएस की दिक्कतें आ रही थी, इन्होंने कई क्वार्टर्स बैलेंस शीट के साफ करने की कागजात चालू करी और वहां थोड़े बहुत कामयाब भी हुए। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसमें मैं समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस ज्यादा सुरक्षित रह सकता है वनिस्पत की पीएसयू। तो कोई नया निवेशक नया निवेश करना चाहता हो तो मैं समझता हूं बेटर ऑप्शंस प्राइवेट सेक्टर स्पेस में है। फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक या यस बैंक या इंडसइंड बैंक, जहां की मुझे लगता है कि एक तो सुरक्षा है, दूसरी आपकी अपसाइड अच्छी बनती है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि अगर नया पैसा डालना हो तो वहां डालना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग है। अगला सवाल भी मेरे ख्याल से एक बैंकिंग स्टॉक पर ही है। मुंबई से धर्मेश जी जुड़े हैं। धर्मेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, कौन सा बैंक है और क्या सवाल है? Hi, good morning, sir. I do follow your show, and I'm very. I do follow your show regularly. Oh, great, sir. Thanks. And मेरा सवाल है ICICI बैंक के लिए, and मेरे पास 40 shares at the rate of 335. And if I want to accumulate more shares because I want to accumulate in systematic way. Okay. तो मुझे अगर और भी invest करना है for the longer period, for the long term. So, what should I do? And मेरा सेकंड सवाल है अशोक लेलैंड के लिए, जो मैंने 63 के रेट से 200 शेयर्स लिए हुए हैं, मुझे और भी एक्यूमुलेट करना है, तो इज इट द राइट टाइम और शुड आई वेट? बिल्कुल ठीक। मानस, आईसीआईसीआई बैंक जिन लेवल से बाइंग करी थी उससे प्रेशर में है, उससे नीचे है, पर जब मैं कह रहा था बैंक निफ्टी 15% दबाव में हाई से है, तो आईसीआईसीआई बैंक तो उससे कहीं ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है, 27-28% अपने रिसेंट हाई से कमजोर है। क्या लग रहा है सर, आज हल्की सी मजबूती देखने को मिल रही है, क्या कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए, किसी को एवरेज आउट करना, जैसे इनका सवाल था, ये एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? देखिए, लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरा मानना है कि प्राइवेट बैंकिंग में ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे कंपेयर टू पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह के चार्ट्स आईसीआईसीआई बैंक के हैं, स्टॉक 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूं कि बेहतर आइडिया तो यह है कि गिरावट पे बाय करें, करीब 260-265। ये एक ऐसा स्तर है जहां पर काफी कंफर्टेबल होना चाहिए स्टॉक को बाय करने के लिए, और नजरिया अगर 1 से 1.5 साल का है तो मैं समझता हूं वापस 350-380 के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। तो बेहतर आइडिया तो यह है कि थोड़ा सा वेट कर लें और लोअर लेवल्स पे बाय करें। चलिए, तो और दबाव शायद आईसीआईसीआई बैंक झेल सकता है। 27% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, मानस मानते हैं 260 के जोन्स पे आता है तो एक अट्रैक्टिव बाय हो सकता है लंबी अवधि के लिहाज से। लेकिन इनका दूसरा सवाल मानस था अशोक लेलैंड पर, 63 की पहले बाइंग करी थी, 66 पे इस समय कामकाज कर रहा है और खरीदारी करना चाहते हैं। अशोक लेलैंड चार्ट पे कैसा लगता है, और ये लेवल्स क्या खरीदारी करना वारंट करते हैं?
देखिए, ऑलरेडी हम एक बहुत ही बढ़िया रैली देख चुके हैं। स्टॉक में 15 रुपए से 75 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिले थे और 75 रुपए पे स्टॉक काफी समय से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर अब 65 के लेवल्स बीच होते हैं, उसके नीचे स्टॉक जाएगा तो मैं समझता हूँ डिसेंट करेक्शन देखने को मिलेगा और उस केस में 58 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे अशोक लेलैंड में। बट जैसे मैंने प्राइवेट बैंकिंग के बारे में बताया, वैसे ही मेरा व्यू अशोक लेलैंड पे भी है कि लॉन्ग टर्म का व्यू बहुत बुलिश है। तो अगर स्टॉक करेक्ट होता है और 58 के आसपास आता है, मार्केट का व्यू बेरिश है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि स्टॉक एक बार 58 के आसपास है, तो वहां पर बाय करें। करंट लेवल्स पे आई थिंक वेट करना बेहतर आइडिया है। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स में आपके साथ थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको धर्मेश जी। दोनों में थोड़ा सा लोअर लेवल्स देखने को मिले, जो मानस हाईलाइट कर रहे हैं लेवल्स, उन पे आए तो आप चाहें तो और खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन चलिए आपको बता दूं, लखनऊ के दर्शकों के लिए एक खुशखबरी। हम आपको बता दें कि बुधवार यानी कल आपका ये पसंदीदा शो सौदा आपका लखनऊ स्पेशल होगा। इसमें खास तौर पर लखनऊ के दर्शकों के शेयरों से जुड़े सवाल जवाब लेंगे। तो लखनऊ स्पेशल में शामिल होने के लिए आप हमें सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए ऐसे स्पेस देकर सवाल लिखें और SMS करें 51818 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट। मिड कैप शेयर आधा % तक फिसले। फार्मा और रियल्टी शेयरों ने बनाया दबाव, लेकिन बैंक निफ्टी में जारी है खरीदारी। कमजोर मॉनसून अनुमान पर मूडीज ने जताई चिंता। कम बारिश से खाने पीने की महंगाई और सरकार का घाटा बढ़ने की आशंका। क्रेडिट रेटिंग पर भी असर संभव। टाटा स्टील के यूरोप ऑपरेशंस को लगा तगड़ा झटका। पेंशन मुद्दे पर कंपनी की यूके यूनियन ने 22 जून से हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। टाटा स्टील ने पेंशन प्लान में बदलाव कर अपने रुख में दिखाई नरमी। शेयर लेकिन 1.5% टूटा। वेदांता ग्रुप की एक और रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी। केन इंडिया और वेदांता के मर्जर के लिए इस हफ्ते बोर्ड बैठक संभव। बोर्ड की मंजूरी के बाद ही स्वैप रेशियो पर होगा फैसला। और जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर्स पर आरबीआई ने कसी नकेल। खराब मैनेजमेंट वाली कंपनियों पर बैंक करेगा कंट्रोल। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी ने किया स्वागत। और इस बीच भारतीय बाजारों में एक बार फिर से कमजोरी आती हुई 1/4% के आसपास के दबाव के साथ निफ्टी समय कामकाज करता हुआ 8020 के आसपास के लेवल्स हैं। 22 अंक के आसपास का दबाव है। एक तो ग्लोबल सेटअप में बता रहा था कमजोर है, लेकिन आज सबकी नजर रहेगी एमएससीआई के ग्लोबल इंडेक्स पे जो बैठक होने वाली है, जहां पे चीन के क्लास ए शेयर्स को शामिल करने पर आज शायद विचार हो सकता है, फैसला हो सकता है। इस पर और जानकारी की बात करते हैं अपने सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, ये सबसे पहले तो बताएं ये चीन के ए शेयर क्या होता है, जो हम लगातार कल से बोल रहे हैं, मतलब क्या होता है? देखिए, दरअसल कोई भी चाइनीज कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो दो टाइप के शेयर्स वो इशू करती है, क्लास ए शेयर्स और क्लास बी शेयर्स। क्लास बी शेयर्स वो रहते हैं जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड रहते हैं, जो आपको हैंगसेंग के बाजार में देखने मिलेंगे, जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन क्लास ए शेयर्स वो मेनलैंड चाइना के शेयर्स होते हैं जो आपको केवल शंघाई और शैनजान के स्टॉक एक्सचेंज में देखने मिलेंगे और ये चाइनीज करेंसी में ही ट्रेड होते हैं। और इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका जो पार्टिसिपेशन है वो काफी लिमिटेड होता है, काफी रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाए जाते हैं या इन शेयर्स को खरीदने में, जैसे कि क्वालिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही ये शेयर्स खरीद सकते हैं। तो काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस ए शेयर्स पे लगाए जाते हैं और ये चाइनीज करेंसी में ही ट्रेड होते हैं। इसके लिए ये शेयर्स जो है वो अब एमएससीआई में इंक्लूड होने की बातचीत चल रही है और इसी पे आप देख सकते हैं कि काफी हलचल आपको बाजार में देखने मिलेगी। तो क्लास ए शेयर्स हुए जो युआन में डिनोमिनेटेड होते हैं, युआन में ट्रेड होते हैं और खासतौर पर शंघाई और शेनज़ेन स्टॉक एक्सचेंजेस में कामकाज करते हैं। तो अगर एमएससीआई ने आज फैसला ले लिया कि चीन के क्लास ए शेयर्स शामिल कर लिए जाएंगे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, तो उससे हमें क्यों घबराहट है? इससे भारत पर क्या असर होगा? देखिए, पहले बार नहीं है पहले तो कि ऐसी बातचीत चल रही है कि एमएससीआई में इसको इंक्लूड किया जाएगा। 2014 में भी ऐसी बातचीत चली थी कि इसे एमएससीआई में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन चाइना ने ए शेयर्स पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे, इसके लिए तब इस फैसले को टाल दिया गया था। हालांकि अब एमएससीआई इस पे फिर से विचार कर रहा है कि इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा और अगर इसको इंक्लूड किया जाता है तो लिक्विडिटी के काफी कंसर्न्स आपको देखने मिल सकते हैं इमर्जिंग मार्केट में, क्योंकि अगर चाइनीज ए शेयर्स को एमएससीआई के ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल कर लिया जाए तो इससे सबसे पहले तो चाइना का जो ओवरऑल वेटेज है वो काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है ये ग्लोबल फंड मैनेजर्स के लिए एक बहुत अहम बेंचमार्क है। तो कहीं ना कहीं जो फंड्स है वो अब इमर्जिंग मार्केट से निकल के
चाइना में आपको शिफ्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल ही अगर आप ले तो भारत में करीब 303 बिलियन के जो फंड फॉरेन इनफ्लोज है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, अगर और इसमें से 21% जो है वो इमर्जिंग मार्केट फंड के तरफ से है। और अगर चाइना के ए शेयर शामिल किए जाते हैं MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में तो काफी सारे फंड जो है वो भारत से निकल के चाइना की तरफ जा सकते हैं। और सिर्फ भारत नहीं, बाकी सारे भी जो इमर्जिंग मार्केट है वहां से भी जो फंड्स है उसका आउटफ्लो हो सकता है चाइना की तरफ। हालांकि MSCI को ये बात पता है कि अगर वो टोटली चाइना की जो ए शेयर है उसे इंक्लूड कर लेते हैं MSCI इंडेक्स में तो बाकी बाजारों में काफी हलचल देखने मिल सकती है, और इसी के लिए वो स्टेजेस में इसे इंक्लूड करेंगे MSCI में। पहले बार में शायद हो सकता है कि 5% तक का इंक्लूजन हो, इसके लिए जो वॉलेटिलिटी है वो आपको इतनी देखने नहीं मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह से ए शेयर्स को इंक्लूड कर लिया जाए तो अगर वेटेज की लिहाज से देखें तो भारत का जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 7.2% का वेटेज है वो 4.5% तक गिर सकता है, और बाकी भी इमर्जिंग मार्केट का जो वेटेज है वो काफी यहां गिर सकता है। तो काफी जो फ्लोज है वो भारत से और बाकी इमर्जिंग मार्केट से शिफ्ट होकर चाइना की तरफ जा सकते हैं। तो सबकी नजर रहेंगी फिर आज जो MSCI की बैठक होने वाली है, जो 2015 का मार्केट क्लासिफिकेशन रिव्यू जो होगा MSCI का, जिसमें शायद चाइना के क्लास ए शेयर्स इंक्लूड कर लिए जाए। अगर ऐसा होता है तो चाइना का वेटेज बढ़ेगा। इंटर्न इसका मतलब हुआ कि बाकी उभरते बाजारों का जो वेटेज है वो स्क्वीज होगा, कम होगा। इंटर्न ऑब्वियसली भारत के जो वेटेज है उस पर भी प्रेशर आएगा। अगर ये अप्रूव कर लिया जाता है 7.25% के आसपास MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का शेयर है, वरुण हाईलाइट भी कर रहा है 4.5% तक शायद ये गिरता हुआ नजर आए। ये स्टेजेस में होगा तो मेजर इंपैक्ट नहीं होगा। हालांकि सेंटिमेंट्स तो ऑब्वियसली हावी है इस समय, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका प्रेशर शायद देखने को मिले। लेकिन अब चलिए रुक करते हैं अगले दर्शक की तरफ। गाजियाबाद से हमारे पास जय गोपाल अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। अब भाई साहब मेरे पास जो है वो एक तो HDF वो है तुम्हारा क्या नाम पंजाब एंड सिंध बैंक 400 शेयर। कितने पे लिए थे सर? ये मैंने 44 रुपये 90 पैसे में ले रखे भाई साहब। ओके, मैं पूछना चाहता हूँ इसका क्या करूँ, यहाँ से निकल जाऊँ या मुझे मिल जाएंगे, क्या मेरा रेट आ जाएगा क्या? जब आपने लिया था सर अग्रवाल साहब तो ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या फिर लंबी अवधि के लिए रख लिया था पंजाब एंड सिंध बैंक? मैंने तो लिया था भाई साहब वैसे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन काफी समय हो गया लिए हुए, वो मेरे रेट ही नहीं आ रहे। और एक मेरे पे 2000 शेयर उसके हैं स्पाइस जेट के भाई साहब। वो कितने पे लिए हुए हैं सर? वो मैंने 18 रुपये 40 पैसे में कल ही लिया है। कल ही लिया हुआ है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो दोनों मतलब ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है। पंजाब एंड सिंध, हाँ पंजाब एंड सिंध बैंक की बात हो रही है तो अगर उसका हॉटबोर्ड ला सकें, क्योंकि वो मानस दोनों ही ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिए थे। पंजाब एंड सिंध बैंक लिया था, इनकी बाइंग से कुछ नीचे चल रहा है, जानना चाहते हैं क्या प्रॉफिटेबल एग्जिट कब तक, क्या रणनीति हो। दूसरा स्पाइसजेट है, कल ही लिया हुआ है, यहाँ की चार्ट्स कैसे लगती हैं? देखिए पंजाब और सिंध बैंक में ट्रैक नहीं करता हूं तो इस पर व्यू देना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट जहां तक बात स्पाइस जेट की है, मैं समझता हूं कि कोई भी बाउंस बैक आए जहां स्टॉक 20 रुपए तक के स्तर टच करे तो वहां पर निकलने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि स्पाइस जेट में अगर आप देखिए चार्ट्स पे तो लगातार रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा है 22 रुपए और 23 रुपए की रेंज में। तो जब तक वो लेवल्स ब्रीच नहीं होते उसके ऊपर स्टॉक निकलता नहीं, यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। और अगर लोअर लेवल्स की बात करिए और अगर इनको होल्ड करना है तो स्टिक स्टॉप लॉस 16 रुपए 50 पैसे का रखें। 16 रुपए 50 पैसे के लेवल्स को ब्रेक करने का मतलब है स्टॉक कम से कम वहां से 2 से 2.5 रुपए का डाउनसाइड दिखा सकता है। तो अपना स्टॉप लॉस रखें और बने रहें स्टॉक में। राजेश सर, क्या कोई लाइक्लीहुड आप पंजाब एंड सिंध बैंक इनके लिए ट्रैक करते हो, इनकी कोई रणनीति सुझा सकें, वो कैसा लगता है आपको स्टॉक? देखिए जैसे कि हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे कि PSU साइड में टोटल दबाव में है पूरा सेक्टर ही, लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक की खास बात करें तो पिछली तिमाही के नतीजे बेहद खराब आए थे, मार्जिन्स में भी प्रेशर देखने को मिला था और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी में कोई सुधार आने वाला है। तो बेहतर होगा कहीं भी उछाल मिले निकलने की कोशिश करें। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर रहना है तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले सुझाव दिया था, स्विच कर लें येस बैंक, कोटक बैंक या इंडसइंड बैंक में, जहां की इनकी जो लॉस है उसकी रिकवरी के चांसेस बनते हैं। ओके, चलिए ये थी आपके लिए सलाह, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। राजेश जी और मानस जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी आपकी जो तमाम क्वेरीज हैं, सवाल हैं, उन्हें सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ मुंबई से अशोक मोदी जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। ये सब हिंद कॉपर का क्या प्रोस्पेक्ट है? 2012 में 2100 शेयर पड़े हुए हैं, 2012 में लिए हुए हैं। हाँ, 120 की बाइंग है। यस, क्या करना चाहिए अब उसको? ओके, हिंदुस्तान कॉपर राजेश जी 120 की बाइंग है, 60 पे चल रहा है, आधा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या करना चाहिए किसी को जो इसमें फंसा हुआ है?
देखिए, पहले इंस्टेंस में निकल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि पूरे माइनिंग स्पेस में हमने देखा है दिक्कतों का सामना करते हुए। हालांकि हिंदुस्तान कॉपर के लिए कहा जा सकता है कि जो भी नेगेटिव्स हैं ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुके हैं, और कोई भी सरकार की तरफ से कदम उठाए गए इसको रिवाइव करने में, तो मुझे लगता है एक बड़ा अपसाइड देखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत लंबी समय तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कहा जाएगा। अगर इस पैसे को दूसरी जगह लगाया जाए तो बेहतर उपयोग हो सकता है। तो मैं कहूँगा कहीं भी उछाल मिले, थोड़ा सा बाजार में सुधार हो, निकल जाए, बेहतर होगा। ओके, चलिए बेगूसराय से अब हमारे साथ उमेश सिंह जी जुड़े। उमेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर गुड मॉर्निंग सर। ऐसा है कि आरकॉम की शेयर हम खरीदे हैं अगस्त में 120 रुपये में। ओहो, हाँ। और आज उस दिन के बाद में जो रेट गिरना उसका चालू हुआ, कभी बीच में ये सुनने में आया कि आरकॉम एक पर एक फ्री लेकर के दे रही है। कब दे रही है, क्या कर रहे हैं, कुछ ये बात समझ में, और रेट इसका बहुत अब 50% पर आ गया है सर। एक पर एक फ्री मतलब आपने सुना था कि 1:1 का बोनस देने वाले हैं। वैसे भी ध्यान रखें, 1:1 का जब बोनस आता है उमेश जी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। उसके बाद आपका भाव एडजस्टमेंट होकर उतना ही प्राइस दिखाएगा, तो आपको नेट कुछ मिलना नहीं है उस बोनस से, सिर्फ एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट होता है। 10 शेयर थे, आज वो 20 शेयर हो गए, लेकिन उस 20 शेयर की फेस वैल्यू कम हो गई है। लेकिन चलिए, रिलायंस कम्युनिकेशन पे मानस आपसे सवाल, इनकी भी आधी कैपिटल वाइप आउट हो गई है, 120 की बाइंग थी, 60 पे चल रहा है, क्या करें सर? ये इनके लिए क्या रणनीति हो, एवरेज करना, एग्जिट करना, या कोई बाउंस आपको दिख रहा हो तो उस पर एग्जिट कर लेना, क्या करें ये? देखिए, करीब 3-4 दिन पहले ही स्टॉक ने 54 के आसपास के लोज बनाए थे, और 3-4 दिनों में थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ है, बट ट्रेंड अभी भी बेरिश ही लगता है। बट उसके साथ ये भी ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ से बहुत बड़ा डाउनसाइड रिलायंस कैप में शायद ना देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से एक बार चांस लेना चाहिए, 54 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जहां तक बात अपसाइड की है, अगर 68 के ऊपर निकलता है स्टॉक, 68 या 70 की रेंज को ब्रेक करता है, क्योंकि वो स्टिफ रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करेगा तो बिल्कुल रिकवरी देखने को मिलेगी, वापस स्टॉक 90 रुपए तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए, 54 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 68-70 के ऊपर फिर से जो इनको एवरेज करना है बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। ओके, तो उमेश जी क्लियर कट राय आती हुई, और वैसे भी बोनस, स्टॉक स्प्लिट, इन सब पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हैं, इसलिए स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलता है, अदरवाइज वो फ्री कुछ नहीं आता आपके पास। हमारे साथ अब एसएमएस के तौर पे सवाल है, डेस्टिनेशन तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन ब्रजलाल सिंह का सवाल है लार्सन एंड टूब्रो को लेकर। 100 शेयर थे इनके पास, 1830 की बाइंग हुई है, तो ऑलमोस्ट 165 रुपए के आसपास का पर शेयर लॉस हो रहा है। अज्यूम कर रहा हूं मैं, क्योंकि इनसे बातचीत नहीं हुई, कि एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है ये, या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पे खरीदारी करी है। राजेश जी, अगर लार्सन टूब्रो मेरे पास है, 150 पौने 200 रुपए नीचे मेरी बाइंग से चल रहा है, क्या करूं मैं? एवरेज करूं, एग्जिट करूं, या फिर रणनीति क्या बनाऊं? देखिए, मान के चलें कि ये लंबी अवधि का निवेश है, जैसा कि आपने कहा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बने रहें। आपके फंड जिन्हें अलाउ करते हो तो और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें और इस बात की आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा, तो हम लार्सन के बिना ये सब सोच नहीं सकते। लार्सन इज द बेस्ट कंपनी टू बी। इस तिमाही के नतीजे की बात करूं, थोड़े से दबाव में देखने को मिले थे, लेकिन ऑर्डर बुक में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला था, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में उछाल आने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि इनके जो ऑर्डर बुक है वहां भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी इनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप्स। मैं कहता हूं इसमें एक SIP की तरह करना चाहिए, जो कि आप हर महीने थोड़े थोड़े ऐड करते रहो। तो क्लियर कट सबके लिए सलाह आती है। ब्रजलाल सिंह जी, आपके लिए तो सलाह ये है कि आप बने रहें, चाहें तो अगर एडिशनल कैपिटल अलाउ करता हो, पैसा हो, फंड्स हो, तो और खरीदारी कर सकते हैं। और हम जैसे फ्रेश निवेशकों के लिए अगर लार्सन एंड टूब्रो अगर एंट्री करनी है, तो SIP के तौर पे, यानी कि हर महीने का एक दिन चूज कर लीजिए, पहले हफ्ते में 5-5 स्टॉक, 2-2 स्टॉक, या जैसा भी हो, SIP करते जाएं, एक्यूमुलेट करते जाएं, अच्छा अट्रैक्टिव स्टॉक लंबी अवधि के लिए आज से हो सकता है। बैंगलोर से हमारे साथ अब प्रदीप तिवारी जी जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास पटेल इंजीनियरिंग के शेयर हैं, और मैंने करीब 5-6 महीने पहले लिए थे, ये 114 के रेट पे, 114 पे, यहाँ पे भी नुकसान, 450 शेयर लिए थे मैंने। और ये मैंने आपके ही चैनल पे सुना था, तभी मैंने ले लिए थे इन्फ्लुएंस में आके। ठीक है। तो अभी इसमें काफी लॉस हो रहा है मुझे, आधा ही वाइप आउट हो गया। और दूसरा है मेरा स्नोमैन लॉजिस्टिक्स,
ये मैंने 110 के रेट पे लिए थे, 111 फेयर है। 110 इन दोनों में मैं राय चाहता हूँ। हाँ, मैं इन दोनों में चाहता हूँ कि मुझे कौन सा छोड़ना चाहिए और किसमें मुझे एवरेजिंग करना चाहिए। पटेल में तो लॉसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो मानस क्या रणनीति बनाया जाए? पटेल है जिसमें मेरे ख्याल से तगड़ा प्रेशर है, खैर पूरे इंफ्रा स्पेस में प्रेशर था तो इसने भी झेला, आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स है जिसकी बाइंग ऊपर के लेवल्स पे 82 पे इस समय चल रहा है। इन दोनों में से क्या रणनीति बनाए, कौन सा स्टॉक चार्ट पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, किससे एग्जिट करें, इनके लिए अपने लॉसेस मिनिमाइज करने के लिए कोई रणनीति बताएं प्लीज सर। देखिए, पटेल इंजीनियरिंग तो डेफिनेटली वीक लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसने 72 के पॉइंट सपोर्ट ब्रेक किए हैं और 4-5 दिनों से कंसोलिडेट जरूर हो रहा है लोअर लेवल्स पे, बट मैं समझता हूँ कि एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा और पॉसिबल स्टॉक 60 रुपीज या 58 तक के लेवल्स टेस्ट करे। तो मेरी राय में तो यहाँ से निकलना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए तो भी मैं समझता हूँ वीक चार्ट से और शायद आने वाले टाइम में लोअर लेवल्स ही देखने को मिलेंगे। जहां तक बात स्नोमैन लॉजिस्टिक की है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो इस पर बहुत बड़ा व्यू देना मुश्किल होगा, बट उसके साथ मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि 75 के आसपास बहुत सपोर्ट दिखता है और मैं समझता हूँ किसी के पास भी पोजीशन हो तो 75 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि अगर 75 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो वहां से कम 9 से 10 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिलेगा। तो 75 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। 90 रुपीज के लेवल्स बीच होंगे, उसके ऊपर स्टॉक जाएगा तो बिल्कुल बढ़िया रैली देखने को मिलेगी और उस केस में वापस हमें 115-120 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो स्टॉप लॉस प्लीज ध्यान रखें, वो लगा के रखें अगर आप पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं। मेहसाना से सुरेश मोदी जी जोड़ रहे हैं। सुरेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। हाँ, चालू रखिए। बोला सर। चलिए, मेरे ख्याल से इनसे संपर्क नहीं पा रहे, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। मानस और राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सूरत से हमारे साथ नीलेश शाह जी जुड़े हैं। नीलेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग। एक्सेल इंडस्ट्रीज और पीआई इंडस्ट्रीज, ये दोनों में से कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो पूछना था। एक बार रिपीट करें सर, कौन सी कंपनी बोली आपने? पीआई इंडस्ट्रीज के साथ एक्सेल इंडस्ट्रीज और पीआई इंडस्ट्रीज, ठीक है। पीआई इंडस्ट्रीज और एक दूसरा अदानी पावर, ये प्राइस में लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है वो भी? अदानी पावर इस प्राइस में लॉन्ग टर्म के लिए आज से, ठीक है। अच्छा, ये एक्सेल और पीआई इंडस्ट्रीज आपने जो शॉर्टलिस्ट करा है, आपने कुछ स्टडी करके इन दोनों को जीरो इन करा है, पोर्टफोलियो में इस तरह के एक्सपोजर चाहते हैं इसीलिए शॉर्टलिस्ट करा गया? नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए मतलब प्राइस वाइज जो है उसका जो बैलेंस शीट देखी हुई थी वो हिसाब से। चलिए, कुछ होमवर्क किया आपने। राजेश जी, पहले तो एक्सेल इंडस्ट्रीज और पीआई इंडस्ट्रीज दोनों में से लंबी अवधि के लिए कौन सा अट्रैक्टिव है? क्या आप ये दोनों स्टॉक्स ट्रैक करते हैं? कोई सलाह दे सकते हैं? दूसरा, अदानी पावर इन लेवल्स पे क्या लंबी अवधि के लिए आज से खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए? देखिए आशीष जी, ऐसा है कि इनकी बातों से लगता है कि इन्होंने अभी तक इन तीनों स्टॉक में निवेश नहीं किया है और ये सोच रहे हैं किसी एक में निवेश करने का या दो में निवेश करने का। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि तीनों ही ऐसे स्टॉक नहीं है जिसमें कोई लंबी अवधि का कॉल लिया जा सके। अदानी पावर की बात करूं, लगातार तिमाही दर तिमाही कंपनी ने नुकसान दिखाया है। आगे आने वाले दिनों में भी कोई बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही नहीं है, चाहे वो कोयले को लेकर दिक्कतें हों या ऊंचे ब्याज के खर्चे हों। इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है इस स्टॉक को तो अवॉइड ही करना चाहिए। न लंबी अवधि में न शॉर्ट टर्म में किसी भी तरीके से मैं इसमें कोई निवेश की सलाह नहीं देता हूं, बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जहां तक एक्सेल या पीआई की बात करूं, दोनों ही एग्रोकेमिकल्स में है और मैं समझता हूं कि इन्होंने इसी वजह कर इन्हें चुना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बातें बन रही हैं, चाहे इन्फ्लेशन को लेकर के या मानसून की कमी को लेकर के, इस कारण से इस सेक्टर में थोड़ी सी हलचल देखने को मिलेगी। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करना हो तो एक्सेल इंडस्ट्रीज जो है वो थोड़ी वैल्यूएशन के लिहाज से एक बेहतर स्थिति में है, वनिस्पत कम पीई में उपलब्ध है, परफॉर्मेंस भी बेहतर है। तो इन दोनों में से अगर एक चुनना हो तो एक्सेल चुनने को कहूंगा, अदरवाइज पूरे सेक्टर में मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। ओके, मुंबई से जनक देसाई जी जुड़े हमारे साथ। जनक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास श्री सीमेंट के 100 शेयर हैं 95 रुपीज के भाव के। 95 रुपीज पे? हाँ। ओके। और एसकेएफ इंडिया के 300 शेयर है 65 रुपीज के भाव से। मैं बहुत लॉन्ग टर्म से होल्ड कर रहा हूँ इनको और दोनों स्क्रिप्ट्स के भाव अपने लाइफ टाइम हाई के नजदीक में ट्रेड कर रहे हैं।
और 2-3 महीने के बाद मेरे को कुछ फंड चाहिए थे पर्सनल के लिए, तो अभी मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि इसको निकालूं या क्या करूं, तो ये इसकी चॉइस है। यानी कि पहले तो कांग्रेचुलेशन, गजब के रिटर्न्स आप दोनों स्टॉक्स में कमा रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशक हैं और लंबी अवधि के निवेश का अगर सही स्टॉक्स चुने हो तो देखिए किस तरह का फायदा मिलता है। राजेश जी, आपने सवाल सुना होगा, श्री सीमेंट और एसकेएफ कैसे लगते हैं फंडामेंटली ये स्टॉक्स? बहुत ही शानदार स्टॉक हैं। पहले तो इनको भी बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी लंबी होल्ड करी और इतने अच्छे रिटर्न्स पे बैठे हैं। अब चूंकि इनको फंड की जरूरत है, इनके पास ऑप्शन नहीं है कि इनको बेचना पड़ेगा, दिक्कत अलग है। अदरवाइज मेरी दोनों ही स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी। परफॉर्मेंस दोनों ही कंपनियों की बहुत बेहतर है। अब चूंकि 1-2 महीने या 3 महीने तक ही इंतजार कर सकते हैं तो फिर चॉइस नहीं है। कहीं भी उछाल आए वहां पर मुनाफा वसूल कर लें, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में हमारा जो नजरिया है बाजार की रुख उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कई दिक्कतें हैं सामने में, फिर वो चाहे ग्रीस की दिक्कतें हों या क्रूड की दिक्कत हो, मानसून की कमी की दिक्कत हो, इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे 1-2-3 महीने में कोई बहुत बड़ी उछाल की उम्मीद नहीं है। तो बेहतर होगा जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले थोड़ा थोड़ा अपना बुक कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें 3 महीने में बेचना है। बट जो दूसरे दर्शक देख रहे हैं और स्टॉक को समझना चाहते हो, मैं समझता हूं कि दोनों ही बहुत ही बेहतर स्टॉक हैं लंबी अवधि के लिए। जिनके भी फंड्स अलाउ करते हो थोड़े थोड़े बिल्कुल एक्यूमुलेट करने चाहिए। ओके, सूरत से कार्तिक पटेल जी जुड़े हैं हमारे साथ। कार्तिक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैंने यूनाइटेड बैंक 100 शेयर 55 के भाव से लिया है। ओके। और दूसरा है L&T फाइनेंस, वो 930 है, वो एवरेज 65-67 के आसपास का है। यूनाइटेड बैंक आपने 65 पे लिया हुआ है? L&T फाइनेंस रखा हुआ है। अभी कोई मार्केट में मूवमेंट नहीं है, क्या करने का है? तो नई स्टॉक में अच्छा खासा प्रेशर है। मानस क्या करनी चाहिए दोनों ही स्टॉक्स में? यूनाइटेड बैंक 55 की बाइंग है, L&T फाइनेंस होल्डिंग 65 की बाइंग है। देखिए, L&T फाइनेंस होल्डिंग की जहां तक बात है, मैं समझता हूं पहला काम इनको ये करना है कि 59 का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। काफी टाइम से स्टॉक उस लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले रहा और रिकवरी दिखा रहा है, तो 59 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। जहां तक बात अपसाइड की है, जब तक स्टॉक 65 के लेवल्स बीच नहीं करेगा, मैं नहीं समझता मेजर अपमूव देखने को मिलेगा। और अगर 65 के लेवल्स बीच करेगा तो जो चार्ट्स पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है वो उसका ट्रेंड रिवर्सल आएगा, तो बिल्कुल वहां से एक बढ़िया रैली देख सकते हैं। तो बने रहें, बट 59 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। यूनाइटेड बैंक की जहां तक बात है, क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखते हैं। 2 दिन पहले ये स्टॉक ने आई थिंक 2014 के लोज को ब्रीच किया है, जो कि 24 के आसपास था। मैं समझता हूं यहां से अभी गिरावट और बढ़ेगी, स्टॉक कम से कम 18 रुपए के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो कभी कोई उछाल आए तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरे हिसाब से यहां से निकलना चाहिए और बेहतर प्राइवेट बैंकिंग में निवेश करना चाहिए, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या यस बैंक हो, बट लोअर लेवल्स पे निवेश करें, क्योंकि दोनों ही बैंक शॉर्ट टर्म के नजरिए से वीक लगते हैं और शायद हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। हो सकता है 7-8% का डाउन साइड देखने को मिले, तो वहां पर प्राइवेट बैंकिंग में फिर से निवेश करें। ओके, चलिए जलगांव से हमारे साथ अब तुषार जी जुड़ रहे हैं। तुषार जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। यस सर। सर मैंने सन फार्मा एडवांस का लिया है सर, 404 पर सर। तो सर उसमें सर बने रहे क्या निकाल ले सर? ट्रेडिंग के लिहाज से लिया हुआ है, स्पार्क में निवेश किया है। मानस, कल तो वो खबरें भी हैं कि शायद वो अपने NCEs और NDDS प्रोग्राम जो है उसका एक अपडेट शेयर करने वाला है, तो इसीलिए कल भी हरकत में आया था। आज भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइड में मोमेंटम है, हालांकि उस टीम लूज हुई, आधे % के आसपास के अपटिक्स हैं। इनकी 404 की बाइंग है, बने रहें या आज एग्जिट कर लें? 5-6 रुपए का ही महज फायदा हो रहा है, उसमें भी ब्रोकरेज हटा दें तो बहुत ही मिनिस्क्यूल। देखिए, बिल्कुल देखिए, मार्च में ही 598 के लेवल्स बने थे, उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, बट 2 दिन पहले ही स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, तो वो एक रीजन देता है कि आपको स्टॉक में बने रहना है। मैं समझता हूं कि बने रहना चाहिए। अगर नजरिया शॉर्ट टर्म हो तो 390 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट इसके 430 से लेकर 435 तक के होंगे, बट अगर नजरिया थोड़ा सा बड़ा रखें, अगर 3 to 4 मंथ्स का नजरिया रखें, तो मैं समझ सकता हूँ बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। वापस हमें 590 करीब 600 तक के स्तर देखने को मिले, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट करंट लेवल्स पे तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद 2 स्टॉक्स जो अच्छे खासे प्रेशर में है, भारत फोर्ज 7-8% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ,
यूनिटेक जो आज फिर से 7-7.5% के दबाव दिखा रहा है। इन दोनों स्टॉक्स पे चेक करेंगे हमारे एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ साथ जो आपकी तमाम क्वेरीज हैं उनको कंटिन्यूसली हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडियन मार्केट इस समय लाल निशान में कामकाज करते हुए सेंसेक्स तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश रुझान है, लेकिन निफ्टी में 1.4% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। दिक्कत है ब्रॉडर मार्केट्स में जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू होता हुआ। स्मॉल कैप्स 0.5% और मिड कैप्स में तो 3/4% के आसपास का दबाव है। दिन के लोज पे इस समय मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है, इसलिए मार्केट वृद्धि अब लगातार वीक ही हो रही है। 1:2 का रेशियो है। हर एक बढ़ने वाले के सामने दो स्टॉक्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कहें जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं इस समय उनमें 2/3 शेयर लाल निशान में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक स्टॉक जो आज अचानक प्रेशर में आया था वो था भारत फोर्ज का काउंटर। वायदा में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा कमजोर अब भी यही काउंटर है, 7.5% के आसपास का दबाव है। राजेश जी, कुछ समझ में आया भारत फोर्ज में क्या हुआ और क्या सलाह होगी, क्योंकि लो लेवल से कुछ हल्की रिकवरी आई है, तो क्या सलाह होगी अभी? आशीष जी, पिछले कई महीनों से अगर आप देखें तो भारत फोर्ज ने एक अच्छी बढ़त दर्ज करी है। डिफेंस के ऑर्डर्स मिलेंगे या इंडस्ट्री में रिवाइवल होगा, इन सब चीज़ों के मद्देनजर। और मुझे लगता है कि फंडामेंटली अगर देखा जाए तो बहुत जल्दबाजी में ये बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, जो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा हो। वायदा बाजार में हो सकता है अनवाइंडिंग की पोजीशन हो, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिव खबरें निकल कर नहीं आई हैं, न ही इस ग्रुप को लेकर के कोई चिंता की विषय है इस वक्त बाजार के सामने। तो मुझे लगता है जस्ट एक नॉर्मल अनवाइंडिंग है जो हो रही है, और जैसा कि आपने कहा कि नीचे के लेवल से वापस से एक खरीदारी देखने को मिली है या स्टेबल होता हुआ काउंटर नजर आया है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई इतनी ज्यादा पैनिक करने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी में ना तो कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा है, ना कोई और दिक्कतें हैं, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, अचानक प्रेशर आया था भारत फोर्ज में, अभी 7-7.5% का दबाव है। इनफैक्ट जो कल्याणी ग्रुप की बाकी कंपनीज हैं, चाहे वो कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स हो, कल्याणी स्टील हो, इन सब में भी हम 4 से 5% की कमजोरी आज देख रहे हैं। तो पूरा ग्रुप आज इंटरेस्टिंगली अचानक प्रेशर में आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ वायदा में एक तो भारत फोर्ज के काउंटर में कमजोरी थी, मानस दूसरा स्टॉक जो आज फिर से कमजोर हो गया वो यूनिटेक का। कई लोग और कई ट्रेडर्स डिलाइट था ये काउंटर एक समय, इसलिए काफी लोग फंसे भी होंगे इस काउंटर में। जिस दिन 30-40% की कमजोरी आई थी मेरे ख्याल से उस दिन तो काफी लोगों ने एंट्री करी थी इस उम्मीद में कि तगड़ा बाउंस आएगा। बाउंस आया, अब वो बाउंस वापस सेल ऑफ हो रहा है आज, हालांकि कुछ बुरी खबरें भी हैं। 8 रुपए पे यूनिटेक में अगर मैं इन्वेस्टेड हूं तो क्या करूं, कितना डाउनसाइड और नजर आता है? देखिए, अब टेक्निकल टारगेट देना यूनिटेक के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 10 रुपए के आसपास थे, स्टॉक ने वही ब्रेक कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो शायद हमें आने वाले टाइम में दबाव भी देखने को मिलेगा, या तो शायद में भी एक रेंज स्टॉक के लिए बन जाएगा 10 रुपए हायर साइड पे और 6-7 रुपए लोअर साइड पे, और कुछ मेजर अपमूव शायद देखने को ना मिले। और मैं तो समझता हूं कि 15 रुपए के ऊपर जब तक स्टॉक निकले नहीं, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इस नजरिए से न बनाए कि आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। तो 15 रुपए के ऊपर ही बाय करने की सलाह रहेगी। जहां तक बात ट्रेडिंग की है, मैं समझता हूँ थोड़ी वीकनेस अभी और देखने को मिलेगी। स्टॉक 6.50 रुपए या 6.75 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ओके, चलिए अब बीकानेर से हमारे साथ जगदीश रनावत जी जुड़ रहे हैं। जगदीश जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल है जी सर, मैंने कोल इंडिया आज सेल किया है, मेरी एवरेज रेट है 397.12, 120 शेयर है सर, और एक टाटा स्टील है उसके 100 शेयर है सेल किया और 295.05। टाटा स्टील तो खबरें भी हैं उसमें दिक्कत की, कोल इंडिया फ्लैट ट्रेड कर रहा है। मानस आज 2 सेल किए हैं, कोल इंडिया और टाटा स्टील। कोल इंडिया तो लगातार मोमेंटम पॉजिटिव साइड में है, क्या लगता है कुछ मुनाफिजुली का दबाव आ सकता है, प्रेशर देखने को मिलेगा? टाटा स्टील लोअर लेवल से अब तो रिकवरी दिखा रहा है, एकदम सपाट पहुंच चुका है बुरी खबरों के बावजूद। तो दोनों में जो सेल इनिशिएट किए हैं, क्या रणनीति हो? अगर मार्केट इवेंचुअली प्रेशर में है तो ये सेल प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? देखिए, मार्केट वीक है तो आपको जो वीक स्टॉक है वहां पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। स्ट्रांग स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन ना ही क्रिएट करें तो बेहतर रहेगा। कोल इंडिया ने 2 दिन पहले ही एक 400 ब्रेकआउट दिया है और बहुत अहम ब्रेकआउट दिया है, काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है ये। और मैं समझता हूँ स्टॉक में पोटेंशियल करीब 430 से 435 रुपए का है। तो मेरी राय में तो अगर इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है तो अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें
406 पे 406 के लेवल्स ब्रीच हो तो बिल्कुल निकल जाए स्टॉक से, क्योंकि वहां से एक शार्प अपमूव देखने को मिलेगा और पॉसिबल स्टॉक 420 से 425 के लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिनों में ही टेस्ट करे। तो यहां पर बहुत कॉशियस रहना चाहिए अपनी शॉर्ट पोजीशन को लेकर। जहां तक बात टाटा स्टील की है, देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं और ये एक वीक स्ट्रक्चर है और मैं समझता हूं हो सकता है थोड़ी रिकवरी देखने को मिले, 304 305 के लेवल्स देखने को मिले, बट ओवरऑल ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक कम से कम 282 280 के आसपास तक जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल बने रह सकते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करके और अपना स्टॉप लॉस 317 रुपए 50 पैसे के ऊपर रखना चाहिए। ओके, ये सलाह आती हुई यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद 2 इंटरेस्टिंग अपडेट्स पे फोकस करेंगे। एक तो आपको याद होगा ओवर दिस वीकेंड खबरें हैं कि शायद वेदांता और केन इंडिया के बोर्ड्स की बैठक होने वाली है। एक इवेंचुअल विलय पे मेगा रिस्ट्रक्चरिंग होगा, विलय होता हुआ नजर आएगा। दोनों स्टॉक्स वेरीली आज ट्रेड करते हुए, इन दोनों स्टॉक्स पे क्या रणनीति और यहां से उस पर बातचीत होगी और साथ साथ मानस से जानेंगे कि ट्रेडिंग के लिहाज से इस समय कहां मौके नजर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज जैसे हम बात भी कर रहे थे कि ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे वेदांता ग्रुप कंपनी आज अलग ही चाल दिखाती है। वेदांता का स्टॉक ऑलमोस्ट 2% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है इस फ्लैट बाजार में। वहीं केन इंडिया सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, 4-4.5% के आसपास का दबाव है। खबरें ऐसी हैं कि इस वीकेंड में मोस्ट लाइकली शायद इस शनिवार को दोनों कंपनीज के बोर्ड की बैठक हो सकती है, जहां पे पॉसिबल मर्जर यानी कि दोनों कंपनीज के विलय पे इन कंपनीज का बोर्ड विचार कर सकता है और इवेंचुअली शायद उसकी नॉट मिलेगी तो उसके बाद एक स्वैप रेशियो अनाउंस हो सकता है। अब इसका मतलब हुआ कि केन इंडिया का अच्छा कैश वेदांता के पास चला जाएगा, तो एक पार्टी खुश नजर आ रही है, एक पार्टी ऑब्वियसली बड़ी अपसेट है, वो शेयर प्राइस वैसे ही रिएक्ट करते हुए। राजेश जी, ये जो अगर विलय होता है तो आप इसे कैसे देख रहे हैं और इन दोनों कंपनीज में क्या रणनीति होनी चाहिए यहां से? देखिए आशीष जी, जैसा कि आपने कहा कि एक पार्टी खुश नजर आ रही है और एक पार्टी दुखी है, तो मैं भी यही कहूंगा कि जहां एक और केन इंडिया की बैलेंस शीट से कैश निकल कर वेदांता में चला जाएगा तो ये केन इंडिया के लिए थोड़ी नेगेटिव है। वहीं दूसरी और वेदांता में जहां एक बड़ा डेट खड़ा है, इस कैश से वो डेट रीपे कर पाएंगे जिससे कि बैलेंस शीट थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ थोड़े बेहतर हालात हैं। दूसरे, एक तो इन्होंने कैश को बेटर यूटिलाइज करने की संभावना होती है, डेट कम हो जाता है, जो इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वहाँ थोड़े से कट नजर आएंगे, तो मार्जिन्स ऑब्वियस बात है थोड़े बेहतर होते हुए नजर आएंगे। बट स्ट्रैटेजी जो है वो, अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं इस विलय पे, तो बेहतर ये होगा कि पहले जो विलय का रेशियो है वो अनाउंस हो जाए, क्योंकि रेशियो अभी तक तो ये लग रहा है कि वेदांता के फेवर में ही आएगा, बट एक्चुअली में जब ये रेशियो अनाउंस हो जाता है उसके बाद ही कोई लॉन्ग टर्म कॉल लेना बेहतर होगा। करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो केन में 2 दिक्कतें हैं, एक क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार दबाव में है, दूसरे कैश निकल के जा रहा है, तो ऑब्वियसली केन में थोड़ा सा दबाव रहता हुआ नजर आ रहा है। ओके, मानस, इस बीच में आपसे जानना चाहूंगा, ट्रेडिंग के लिहाज से कोई स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे हो, जहां पे अभी पोजीशन बनाई जा सकती हो, जहां पे आप ट्रेड को लेकर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, प्लीज बताएं। देखिए, मेरा मार्केट का व्यू बेरिश है, तो मैं स्टॉक्स में सेल रिकमेंडेशन ही देना प्रेफर करूंगा। 2 स्टॉक जहां पर वीक स्ट्रक्चर है, पहला तो पेज इंडस्ट्रीज जहां पर 17,000 के लेवल्स बने थे, बट उसके बाद स्टॉक ने लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनाना शुरू किया। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जिसका नेकलाइन ऑलरेडी ब्रीच हो गया है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट पैटर्न को देख लगता है कि शायद ये 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक करेगा और स्टॉक कहीं ना कहीं 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास तक जाएगा, जो कि 13,300 के आसपास है। तो वो टारगेट सेट करके चलना चाहिए। करंट लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें, 14,806 ये स्तर होगा जहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा स्टॉक टेक महिंद्रा रहेगा, यहां पर भी सेल रिकमेंडेशन ही है। अगर आप देखें तो एक क्रैक हमने 675 से देखा था 550 तक, उसके बाद करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया एक रेंज में, एक बहुत नैरो रेंज में 550 लोअर साइड पे और 560 अपर साइड पे,
और आज ये लेवल्स डाउन साइड ब्रीच हुए हैं, वॉल्यूम्स के साथ हुए हैं, तो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि शायद हमें गिरावट अभी और देखने को मिलेगी टेक महिंद्रा में। तो बिल्कुल यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। 550 का स्टॉप लॉस रखे, 475 के टारगेट रहेंगे। ये दोनों ही टारगेट आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के हैं। ओके, भारत को उसी तरह आज टेक महिंद्रा में अचानक पैनिक सेल ऑफ जैसा आया था, 5% के आसपास की कमजोरी एकदम से आ गई थी। लो लेवल से कुछ रिकवरी जरूर है, लेकिन चलिए क्विकली एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। अमृतसर से हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़े हैं। विनोद जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर मेरे पास HCL टेक के 50 शेयर हैं, 928 के हिसाब से खरीदे थे, उसका पूछना था क्या करना है, मतलब लंबी अवधि के लिहाज से लिया था सर? हाँ जी ठीक है। राजेश जी HCL टेक लिया हुआ है, अपनी बाइंग से 15 रुपए के आसपास कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है, लंबी अवधि का मान लेता हूं नजरिया, क्या रणनीति होगी? 1050 के टारगेट के साथ बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। हालांकि इस तिमाही के नतीजे थोड़े से खराब नजर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि लंबी अवधि में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमारा अपना टारगेट इसमें 1050 रुपए का, जहां पर मैं कहूंगा कि यहाँ पे मुनाफा वसूली कर रहे हैं। ओके, राजेश जी कई सारे स्टॉक्स पे आपसे बातचीत हुई, कोई डिस्क्लोजर्स सर? आशीष जी, जिन भी स्टॉक्स में चर्चा हुई है उसमें मेरा किसी में भी निजी निवेश नहीं है, बट हो सकता है हमारे क्लाइंटों के या कंपनी के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक हो। सर हमेशा की तरह सीधी सेवा के वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मानस हमारे साथ बने हुए, मानस के साथ हम करेंगे स्टॉक्स पे फटाफट राय लेने का सिलसिला जारी, लेकिन स्टॉक्स फटाफट के अंदर डायरेक्टर साहब शायद हमें 5 मिनट के आसपास ही घड़ी देंगे, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मनोज जायसवाल हमारे साथ बने हुए। वक्त तो चला है स्टॉक्स फटाफट का, डायरेक्टर साहब ने 5.5 मिनट की घड़ी दी है। दिल्ली से DS मित्तल जी का सवाल, TCS 200 शेयर 280 की बाइंग थी मानस। बने रहे स्टॉक में, स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 2550 का स्टॉप लॉस रखें। जहां तक बात अपसाइड की है, 2650 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो कम से कम हमें 2750 है तो 2775 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। दिल्ली से गौरव शर्मा, मदरसन सुमी 100 शेयर 463 की बाइंग। मदरसन सुमी में बने रहना चाहिए। देखिए जिस तरह के चार्ट्स हैं, ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में हमें बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। स्टॉक के स्टॉप लॉस 435 के नीचे होंगे, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, और अपसाइड स्टॉक 480 490 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो कम से कम 535 540 तक जाएगा। मुंबई से मंगल सिंह, अदानी पावर 610 शेयर 51.7 की बाइंग। कोई भी रैली है अदानी पावर से एग्जिट करना चाहिए, स्ट्रक्चर वीक है तो 33-34 रुपए के आसपास एग्जिट करें स्टॉक से। भोपाल से रमेश कुमार, नेक्टर लाइफ साइंसेज 200 शेयर 36.7 की बाइंग। नेक्टर लाइफ साइंसेज में मैं तो समझता हूँ कोई भी रैली आती है जहां स्टॉक 33-34 रुपए के लेवल टेस्ट करे तो निकलना चाहिए, स्ट्रक्चर वीक है। मेरठ से आशीष, SR स्टील 475 शेयर 21 की बाइंग। और मेरे ख्याल से ये तो डीलिस्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ, प्लीज आप पढ़ें, शेयर डीलिस्ट हो चुका है ऑलरेडी। पुणे से समीर का सवाल है, भारत फोर्ज 10 शेयर 1320 की बाइंग। भारत फोर्ज का चार्ट काफी वीक लगता है, मैं समझता हूँ यहाँ से भी गिरावट बढ़ेगी, स्टॉक 975 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो कोई छोटा सा बाउंस बैक आए जहां स्टॉक 1085 1090 के लेवल्स टेस्ट करे तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। नागपुर से आनंद चिनॉय, अजमेरा रियल्टी 100 शेयर 155 की बाइंग। बने रहे स्टॉक में। अजमेरा रियलिटीज के जो चार्ट्स हैं वो बेहतर लगते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लिया है, रिकवरी देखने को मिली है। मैं समझता हूँ 180 185 के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे और अपना स्टॉप लॉस 130 रुपए के नीचे रखें। ग्वालियर से वरुण, NCC 368 शेयर्स 114 रुपए 20 पैसे की बाइंग। देखिए ऑलरेडी हमने एक डिसेंट करेक्शन देखी है और लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतर लगते हैं, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। 60 रुपीज के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और आने वाले टाइम में अगर टाइम फ्रेम बड़ा रखें तो 90 रुपए या 95 रुपए के लेवल वापस देखने को मिले। बड़ौदा से विमलेश भाई, हैवल्स 100 शेयर 272 की बाइंग। देखिए थोड़ी देर पहले ही स्टॉक ने एक डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया है और मैं समझता हूँ कि एक काफी बेयरिश चार्ट बन गया है, तो पहले तो मैंने इस पे होल्ड रिकमेंडेशन दिया था, बट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया, इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ से निकलना चाहिए। लोअर लेवल्स पे स्टॉक 240 235 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। आगरा से अतुल, टाटा कॉफी 1000 शेयर 102 की बाइंग। टाटा कॉफी में बने रहना चाहिए। चार्ट्स में ऐसा लगता है कि शायद एक सपोर्ट है करीब 84
और मे बी 80 रुपीज के आसपास बने रहे। 80 रुपए के स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड एक पॉसिबल है कि रिकवरी दिखाए 95, 96 के लेवल टेस्ट करे तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। मेहसाना से सुरेश मोदी, टिमकेन इंडिया 50 शेयर 126 की बाइंग। टिमकेन इंडिया में अगर पोजीशन है तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। एक कंसोलिडेशन देखा जा रहा है, बने रहे स्टॉक में 100 मूविंग एवरेज जो कि 565 के आसपास है, वहां अपना स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड 650 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 775 और 800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बैंगलोर से विद्यासागर, बैंक ऑफ इंडिया 50 शेयर 294 की बाइंग। बैंक ऑफ इंडिया के देखिए चार्ट तो वीक लगते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, अगर टाइम फ्रेम बड़ा रखें करीब 1 साल का, तो बने रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिले, स्टॉक 165 तक के लेवल टेस्ट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूं कि अगर 1 साल तक बने रहते हैं तो बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। वापस स्टॉक 250, 270 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। गुड़गांव से सुभाष चंद्रा, TTML 1000 शेयर 40 की बाइंग। मैं तो समझता हूँ कि करंट लेवल्स पे TTML से निकलना चाहिए। कोई मेजर डाउनसाइड सपोर्ट दिखता नहीं है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से मेजर डाउनसाइड भी नहीं दिखेगा। 4-5 रुपीज तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट परफॉर्म नहीं करेगा, इसलिए मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। कोलकाता से अंकित जैन, मोंटी कार्लो 2300 शेयर 645 की बाइंग। मोंटी कार्लो में मैं समझता हूं कि अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहें। सपोर्ट दिखता है 500 के आसपास, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। रिकवरी देखने को मिले और 565, 580 के लेवल्स टेस्ट करें तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। ओके, कोटा से अनिल शर्मा, सेल है इनके पास 600 शेयर 111 की बाइंग। सेल में बने रहने की सलाह रहेगी, बट नजरिया लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा आपको। करीब 1 से 1.5 साल का व्यू रखे तो ये सही लेवल नहीं निकलने का। मैं समझता हूँ कि अगर 1-1.5 साल में बढ़िया रिटर्न्स मिले 90 रुपीज के आसपास, तब वहां पर निकले। ये आई थिंक यहाँ से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। सोलापुर से युवराज नंदी, अरविंद रेमेडीज 2000 शेयर 40 की बाइंग। अरविंद रेमेडीज को होल्ड किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि अगर लोअर लेवल देखें तो 10 रुपए के आसपास बेस बना है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड 25 रुपए के आसपास तक स्टॉक आ सकता है, तो वहां अपना प्रॉफिट बुक करें। चलिए मानस, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। मार्केट्स पे कई सारे स्टॉक्स पे आपसे बातचीत हुई सर, कोई डिस्क्लोजर्स? लेकिन स्टॉक्स में कहीं पर भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हो सकते हैं। सर, हमेशा की तरह वक्त निकालने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे सौदा आपका में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए कमोडिटी राउंड अप। ध्यान रखें, हमने देखा है कच्चे तेल में, बुलियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हल्का सा इचअप होता हुआ, लोअर लेवल से कुछ बाइंग इमर्ज होती हुई। क्या रणनीति हो, ये बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।